हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट और उसका टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के बारे में, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसके अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट करवा दूँ। हमने सॉलिड्स का स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कर लिया है, सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी स्टडी कर लिए हैं, और डिफेक्ट्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ये 5 टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं। तो वन बाय वन इनको देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने सॉलिड सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। ठीक है, जब आप सॉलिड सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना बिहेवियर शो करता है, जिसको आप मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? उस सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी स्पिन पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एटम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टीन्यूसली अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है और कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, तो इन दो टाइप की मोशन की वजह से आपका जो सॉलिड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखती कहाँ हैं? जब आप अपने सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तब आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा। ओके, सो फर्स्ट टाइप के सब्सटेंसेस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मतलब सारे ऑर्बिटल्स या तो फुली फिल्ड है या फुली एम्प्टी हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। दे विल नॉट हैव एनी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर आपके सब्सटेंस को कोई ना कोई बिहेवियर शो करना है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट उस सब्सटेंस का होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बस हल्के से रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि वो सब्सटेंसेस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उनको डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, एंड दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल है कॉपर पॉजिटिव, NaCl, C6H6, बेंजीन और जिंक। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, वो सब इस क्लास में इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। एटलीस्ट वन मतलब एक तो होगा, एक से ज़्यादा जितने मर्जी हों, बट कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू थोड़ी स्मॉल होगी, जिसकी वजह से दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सीखने वाली बात क्या है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिमूव कर लेते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। इन दोनों सब्सटेंसेस के लिए ये है कि ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी तब तक शो करते रहेंगे जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव की तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे। ओके, अब इसके एग्जांपल है कॉपर 2 पॉजिटिव, VO2, TiO, VO2, वेनेडियम ऑक्साइड है, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन O2। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है O2। ठीक है, अगर आपको याद है, आपने 11th में पढ़ा भी है, जब आपने चैप्टर 4 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होगा आपने ऑक्सीजन का, और वहाँ देखा होगा आपने कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ उस थ्योरी में पहली बार एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है।
ठीक है। तो किसी का भी अगर आपने बिहेवियर शो करना है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ सब्सटेंसेज हैं जिनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, सबसे पहली बात, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड बात जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। मतलब अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर ली तब भी ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करेंगे। दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, ठीक है, CrO2, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, सो ये आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के पास ऐसा क्या है कि एक तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और दूसरा ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। देखते हैं क्या है इनके पास ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनके जो मेटल आयंस हैं वो ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं और स्मॉल रीजन्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं डोमेन्स। मैं फिर से रिपीट कर लूँ, ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनमें क्या होता है, जो मेटल आयंस हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं और क्या करते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है, हर डोमेन के पास टाइनी मैग्नेट है, हर डोमेन जो है टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, जिसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनके मेटल आयंस ग्रुप अप हो जाते हैं और बनाते हैं स्मॉल मैग्नेटिक रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, और इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगा। ठीक है, जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब तक ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंट होंगे। रैंडमली ओरिएंट इस तरह से होंगे कि सारे डोमेन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं ताकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आए। फिर से रिपीट करता हूँ, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं डोमेन्स के, ठीक है, क्या होता है, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये डोमेन्स जो होते हैं, ये डोमेन्स क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, ऐसी डायरेक्शन में प्लेस हो जाते हैं कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आए। लेकिन जैसे ही आप सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हो, प्लेस कर देते हो, तो ये डोमेन्स इस तरह से ओरिएंट हो जाते हैं। किस तरह से ओरिएंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगी कि ये किस डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे और सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। इसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, क्योंकि जितने भी डोमेन्स थे वो इस तरह से अरेंज होते हैं। हर डोमेन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन वो अरेंज इस तरह से होते हैं कि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आए इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, सारे के सारे डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। इस वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होने का रीज़न यही है कि सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, इस वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है बेसिकली। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक डायरेक्शन में ओरिएंट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हो तो डोमेन्स वापस अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। आपने जब मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की तो वहाँ से एनर्जी मिल रही थी, तो डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हटा ली तो उनको कोई एनर्जी नहीं मिल रही। अब एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या होगा, वो जो डोमेन्स हैं वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। इस वजह से आपकी जो मैग्नेट है या आपका जो सब्सटेंस है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म को जब लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म बन जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म जब लार्ज अमाउंट में होता है तो वो फेरोमैग्नेटिज्म बन जाता है। ठीक, एग्जांपल है CrO2, ये मैग्नेटिक टेप, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें जो मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी वो CrO2 से बनती थी और वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप पॉज करके पीछे जाकर फिर से इसको सुनिए। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएगा और एक बार समझ लोगे ना, ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार फिजिक्स में भी रिपीट होगा और आगे केमिस्ट्री में भी रिपीट होगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, लेकिन उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं। ये है आपके डोमेन्स की ओरिएंटेशन इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक। देखो, सारे डोमेन्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इस वजह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अब बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक की। ये बी वाला एंटी फेरोमैग्नेटिक है। एंटी फेरो में क्या होता है, इसमें भी वही सेम है कि आयंस ग्रुप बनाते हैं जिनको बोलते हैं डोमेन्स। डोमेन्स का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है।
लेकिन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो इस तरह से ओरिएंट होते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड में इनको प्लेस भी कर देते हो, उसके बाद भी क्या होता है, सारे के सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं होते। हो क्या जाता है, जितने डोमेन्स अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, देखो 1 2 3, उतने ही डोमेन्स डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं 1 2 3, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहता है। इवन कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी करो तब भी इनके डोमेन्स इस तरह से पॉइंट हो जाते हैं कि इनका मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहता है। जितने अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं उतने डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। एक्सपेक्टेड था कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करते हैं। मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन कर दिया क्यों। एग्जाम्पल है MnO, ठीक है, तो बस बाकी यही सब लिखा है, आप इसको रीड करना। लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये देख सकते हैं आप, ये भी सेम है, आयंस ग्रुप अप होकर डोमेन्स बनाते हैं, ठीक है। डोमेन्स का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ओरिएंट होते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाती है कि अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आ जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। देख सकते हो जैसे अपवर्ड कितने डोमेन्स है 1 2 3 4, डाउन कितने हैं 2, तो अपवर्ड 4 डाउनवर्ड 2, जो डाउनवर्ड वाले 2 हैं वो अपवर्ड वाले 2 को कैंसिल कर देंगे, नेट क्या बच गया, 2 डोमेन्स बच गए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि 6 डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा हाई आएगा अगर ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, लेकिन ये कुछ डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, ये थोड़ा वीकली ही अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये सब भी परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। खैर एंटी फेरो का क्या परमानेंट मैग्नेटाइज और क्या टेम्परेरी मैग्नेटाइज, वो तो है ही जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इनका एग्जांपल है मैग्नेटाइट Fe3O4 और फेराइट। फेराइट का फॉर्मूला क्या है, M+2, मतलब कोई भी मेटल आयन जिसका वैलेंसी +2 है, Fe2O4, और मेटल कौन सा हो सकता है, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक हो सकता है, मतलब Mg2 पॉजिटिव Fe2O4, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव Fe2O4 या Zn2 पॉजिटिव Fe2O4, तो ये सब है। तो बाकी रीज़न यही लिखा हुआ है या मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हाई टेम्परेचर देते हो तो ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न है कि डोमेन्स जो हैं वो फिर से अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, रैंडमली अरेंज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। Fe3O4 जैसे किस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बनता है, 850 केल्विन पे Fe3O4 जो क्या था फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस था, इस टेम्परेचर पर जाकर वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, मतलब कहने का मतलब है हाई टेम्परेचर पर फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है ये, इट मे बी फर्दर पॉइंटेड आउट हियर दैट ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है। क्या होता है, जनरली जिन सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं है। जैसे देखो सब क्या है, मोनोऑक्साइड है, टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 हैं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और ये जो लास्ट 4 हैं ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। सिमिलरली ये सारे डाइऑक्साइड है, TiO2, VO2, CrO2, MnO2। अब देखो सारे अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, TiO2 डायमैग्नेटिक, VO2 फेरोमैग्नेटिक, CrO2 फेरोमैग्नेटिक और MnO2 एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये याद रखना एंट्रेंस के लिए, मे भी आपको एंट्रेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये मैंने देखा भी था, IIT JEE के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है CrO2 पूछा हुआ था उन्होंने कि इसका बिहेवियर क्या होता है, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, बाकी सब समझ सकते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल है केमिस्ट्री विद राहुल और उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे हर चैप्टर की और हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आपको 9th 10th 11th 12th सबका मटेरियल मिल जाएगा, IIT JEE के लिए मटेरियल मिल जाएगा, IIT JAM के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल मिल जाएगा, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप स्माइलिंग।